आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये आपका टॉपिक नंबर 5 है, यूनिट 8 एनवायरनमेंट लॉ में। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010, सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी इन्फोर्समेंट डेट। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 2 जून 2010। देन सेकेंड इज़, इससे पहले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के पहले भी एक एक्ट हुआ करता था, प्रिसीडिंग एक्ट, उसका क्या नाम था ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उस एक्ट का नाम था नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है। देन जो रूल मेकिंग की पावर्स हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर है एनजीटी एक्ट के अंदर। अब ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसके अंदर टोटल 38 सेक्शंस हैं। 5 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है और इसके अंदर 3 शेड्यूल्स हैं। इसके जो शेड्यूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ से वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है। जो एनजीटी एक्ट का बेसिक पर्पस यही था कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनका हम स्पीडली, जो भी केसेस आते हैं उनका जो डिस्पोजल है वो स्पीडी मैनर में किया जा सके। और इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वो भी इसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये जो एक्ट है इसके प्रियम्बल में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रियम्बल में इसके क्या क्या मेंशन है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल्स मेंशन हैं जिसके थ्रू एनजीटी को लाया गया, तो ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है प्रियम्बल में इसके मेंशन है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो जून 1972 में हुई थी। ये आपके प्रियम्बल में मेंशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस मेंशन है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरिया में हुई थी 1992 में। इसमें आपके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी मेंशन है और एक आपका मेंशन है आर्टिकल नंबर 21। तो ये चारों ऑप्शंस आते हैं और उनमें से फिर एक आधा ऐड और कर देंगे तो ये आर्टिकल वगैरह, और पूछ लेंगे कि इसके जो एनजीटी के प्रियम्बल में है क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो आपको ये चारों, इस 2 कॉन्फ्रेंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और आर्टिकल 21 ध्यान रखना है। अब इसका आता है चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें से आपकी 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 2A में एक्सीडेंट, सेक्शन 2C में एनवायरनमेंट एंड सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर हैजार्डियस सब्सटेंस। तो ये आपको तीनों डेफिनेशंस, इनके सेक्शन नंबर याद रखने की कौन से क्लोज में मेंशन है, और ये डेफिनेशन अंदर से भी पूछ लेते हैं। तो डेफिनेशन सिमिलर हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डिफ़ाइन है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो जैसे 2A के अंदर एक्सीडेंट डिफाइन है, तो एक्सीडेंट कोई भी सडन या फिर अनइंटेंडेड अकरेंस हो सकती है किसी भी हैजार्डियस सब्सटेंस को जब हैंडल किया जा रहा है, किसी भी व्हीकल को या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से किसी की डेथ या फिर इंजरी या फिर प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज या फिर इन्वायरमेंट को डैमेज हो जाता है, वो सब इसके अंदर आएगा। जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट वॉर या सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है तो वो एक्सीडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है इसमें। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है 2 क्लोज C, जिसमें इन्वायरमेंट डिफाइन है। तो इन्वायरमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड और इनका इंटर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है वाटर, एयर, लैंड और ह्यूमन बींग्स के बीच में, और अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। आपको इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंशन है, इसमें प्रॉपर्टी मेंशन, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको एज इट इज़ याद रखनी है। 2C में इन्वायरमेंट डिफाइन है। देन जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है आपकी हैजार्डियस सब्सटेंस की, जो डिफाइन है 2 क्लोज F के अंदर। तो हैजार्डियस सब्सटेंस डिफाइन है सिमिलर, उन्होंने वही लिख दिया है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो सिमिलर डेफिनेशन दी हुई है 1986 में, वही सेम डेफिनेशन हैजार्डियस सब्सटेंस की एनजीटी एक्ट के अंदर लगेगी। तो जो हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ी थी वो एक बार यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको। देन फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, जिसमें कि ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। कि इसमें सेक्शन नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि इसमें इसकी हेडिंग है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। कौन इस्टेब्लिश किया करेगा ये पूछा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगी, और फिर उसके अंदर कौन कौन होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा ट्रिब्यूनल का, ये सेक्शन नंबर 4 के अंदर बताया गया है। तो एक तो चेयरपर्सन होंगे जो कि फुल टाइम मेंबर होंगे, और जो चेयरपर्सन है वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज, या फिर वो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। तो आपको ये क्वालिफिकेशन भी ध्यान रखनी है कि चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। देन इसमें
10 से लेकर के 20 तक जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे। 10 तो मिनिमम है कि 10 तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम 20 मेंबर्स तक भी हो सकते हैं जुडिशियल मेंबर्स। और जुडिशियल मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है कि वो हाई कोर्ट जजेस होने चाहिए। एंड देन 10 से 20 तक इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, कम से कम 10, और जो हाईएस्ट है मैक्सिमम वो 20। तो एक्सपर्ट मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, इनको 15 साल का रेलिवेंट फील्ड में, इन्वायरमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन 15 सालों में से इनको 5 साल का कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनके पास मास्टर्स या फिर PhD की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ये एक्सपर्ट मेंबर की क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये सब जो क्वालिफिकेशंस हैं ये आपके सेक्शन नंबर 5 में मेंशन है। तो क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन नंबर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 कंपोजिशन ये ध्यान रखना है। देन सेक्शन नंबर 7 में है कि ये जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, वो कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो 5 साल तक का इनका टाइम पीरियड होगा, और इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाता है, मतलब 5 साल के बाद दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अगर वो चेयरपर्सन बन रहे हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो 70 ईयर्स तक हो सकती है, या तो 5 साल या फिर 70 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट के जजेस हैं या चीफ जस्टिस हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज डिफाइन है 67 ईयर्स। और अगर कोई एक्सपर्ट मेंबर है, तो एक्सपर्ट के लिए जो मैक्सिमम एज दी हुई है वो है 65 ईयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको चैप्टर नंबर 2 में याद रखनी है, सेक्शन नंबर 3, 4, 5 एंड 7। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, जिसकी हेडिंग है जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसमें आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 14, जिसके अंदर ट्राइब्यूनल को सेटल करनी होती हैं डिस्प्यूट्स, ये मेंशन है। तो जितने भी सिविल केसेस होंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उनको सेटलमेंट कौन करेगा, तो उसकी पावर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 14 के अंदर। अब कोई भी अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस होता है, कोई भी कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो उसके कितने टाइम में आप NGT में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं, तो उसका इन्होंने टाइम पीरियड मेंशन किया है 6 मंथ। तो एप्लीकेशन जो है 6 महीने के अंदर फाइल हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द कोज ऑफ एक्शन अराइज। तो आपको ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना है। और अगर कोई पर्सन 6 महीने में फ़ाइल नहीं किया जाता, और वो कोई सफिशेंट कोज था उसके पास जिसकी वजह से वो फाइल नहीं कर पाया 6 महीने में, तो 60 डेज़ का उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। देन इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, सेक्शन नंबर 17, जिसके अंदर मेंशन है लाइबिलिटी टू पे रिलीफ और कंपनसेशन। अगर किसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू में किसी की डेथ, इंजरी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को सर्टेन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो एक्टिविटीज़ की पूरी लिस्ट दे रखी है, वो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना सेक्शन 17 में ये मेंशन है, तो वहाँ पर उसको कंपनसेशन या फिर रिलीफ दी जाएगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो है कि ये पूछते हैं कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल कौन से सेक्शन में मेंशन है NGT एक्ट के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, वो है सेक्शन नंबर 17 के सेकंड क्लोज में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी ये लगाई जाती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस में, जिसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी सेक्शन 17 में मेंशन है। देन इसमें नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 में ट्राइब्यूनल को कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करनी होंगी, वो 3 प्रिंसिपल्स है जो यहाँ पर मेंशन है। तब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू ट्राइब्यूनल डिसाइड करती है तो उसको ये 3 प्रिंसिपल्स अप्लाई करनी होती है। वो कौन कौन सी प्रिंसिपल है? पहली है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकेंड इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज़ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स का नाम याद रखना है और कौन से सेक्शन में ये मेंशन है ये भी ध्यान रखना है। तो सेक्शन 2 में 3 प्रिंसिपल्स मेंशन है, इन तीनों प्रिंसिपल का आप ध्यान याद रखेंगे। देन एक इस चैप्टर में अपील से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको अगर ट्रिब्यूनल ने कुछ भी मैटर डिसाइड कर दिया तो एग्रीव्ड पार्टी कितने टाइम में अपील फाइल कर सकती है। तो अपील एंड जो जुरिस्डिक्शन है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ही है। तो आप 30 डेज़ में अपील फाइल कर सकते हैं और उस अपील को 6 मंथ के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और इसके बाद भी अगर आपको फर्दर अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो सेक्शन 22 में मेंशन है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का टाइम पीरियड दे रखा है 90 डेज़। जब भी वो डिसीजन दिया जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसके 90 डेज़ तक आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, सेक्शन नंबर 22। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 4 जो पेनल्टीज़ की बात करता है। इसमें से पेनल्टीज़ में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। तो सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या क्या कंपनसेशन और इम्प्रीजनमेंट की प्रोविजंस है वो आपको ध्यान रखना है।
जैसे अगर कोई भी पर्सन जो इस ट्रिब्यूनल के अंदर ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो भी एनजीटी जो है वो ऑर्डर्स पास करती है, उन ऑर्डर्स को कोई पर्सन फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर कितना कंपनसेशन और कितने साल की इम्प्रिजनमेंट लगाई जा सकती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको उस पर इम्प्रिजनमेंट लगेगी 3 साल की, और फाइन लगेगा 10 CR का, 10 करोड़ का फ़ाइन है और 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है। और उसके बाद भी, इतना फ़ाइन लगने के बाद भी, अगर वो फिर से कंटिन्यू रखता है अपनी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी जो कि ट्रिब्यूनल ने जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था, तो 25,000 का एवरीडे फ़ाइन है। तो ये जो टर्म है ना 25,000 एवरीडे फ़ाइन, ये काफ़ी बार पूछा है इन्होंने। और अगर कोई कंपनी है तो कंपनी पर 25 करोड़ का फ़ाइन लगेगा, और उसके बाद भी अगर वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं तो 1 लाख का फ़ाइन है पर डे का। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, अगर इंडिविजुअल के केस में क्या पेनल्टीज़ हैं और जो कंपनी है उसके केस में क्या पेनल्टीज़ हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इसके एनजीटी के जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं एनजीटी के या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आपको ध्यान रखना है जो इसके अंदर ऑफेंसेस हैं जिनसे ट्रिब्यूनल डील करती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। देन इसमें चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में बस 2 को सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 29 जिसमें बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है, जिसमें जो भी मैटर्स ट्राइब्यूनल डील कर रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। और एक है सेक्शन नंबर 30 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड, कि कंप्लेंट पर जब भी केस फाइल होता है तो कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या फिर कोई भी पर्सन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई पर्सन कर रहा है तो उसको 60 डेज़ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो कंप्लेंट पे जो है यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाता है जो ऑफेंसेस दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। अब इसमें आपको ध्यान रखनी है शेड्यूल्स में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसमें 7 एक्ट मेंशन है जिनके जो मैटर्स हैं वो ट्राइब्यूनल डील करती है। तो इन साथ के साथ एक्ट का आपको नाम याद रखना है ईयर वाइज, क्योंकि ये ईयर वाइज ही पूछे जाते हैं, कभी कभी ये क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है शेड्यूल 1 में क्या मेंशन है। तो शेड्यूल 1 में 7 एक्ट्स दे रखे हैं जहाँ पर ट्राइब्यूनल के जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अप्लाई होता है। तो ये साथ के साथ एक्ट के आपको नाम याद रखने हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट है आपका 1977 का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। और लास्ट है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे एक्ट्स के नाम याद रखने हैं। कहाँ पर मेंशन है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 आपका डील करता है कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज। तो कंपनसेशन से अगर पूछिए कंपनसेशन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है तो आपको याद रखना है शेड्यूल नंबर 2। और जो थर्ड और लास्ट शेड्यूल है वो है आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो ये तीनों शेड्यूल किससे रिलेटेड हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देन इसमें एक लास्ट टॉपिक है 5 जोन्स ऑफ एनजीटी। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी बेंच जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आपको ये बस ये 5 जगह पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जहाँ पर प्रिंसिपल बेंच है वो है भोपाल में। प्रिंसिपल बेंच है वो आपकी न्यू दिल्ली में, और पुणे में है आपका वेस्टर्न जोन, और कोलकाता में ईस्टर्न, और चेन्नई में साउथर्न। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्ट में, ईस्ट और साउथ में सेंट्रल प्रिंसिपल बेंच है कहाँ कहाँ पर है। तो टोटल ये पूछा गया था एक बार, टोटल कितनी बेंचेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5, और कहाँ पर है एक बार ये भी देख लेना। अब लास्ट इसमें एक बार केसेस भी देख लेते हैं। तो जितने भी MC मेहता से रिलेटेड, सबको पता है MC मेहता से जो केसेस है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो इनके काफ़ी सारे केसेस आए थे, और तो ये पूछ लेते हैं कि MC मेहता का ईयर दे करके ये केस किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी MC मेहता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केस थे मैंने सब एक जगह पर मेंशन कर दिए हैं। तो जैसे सबसे पहला था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा केस था। तो आपको याद रखना है वो 1987 का केस था। ये आपका था ओलियम गैस फ्रॉम श्री राम फूड इंडस्ट्री लीक, जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। तो ये आपको ईयर वाइज याद रखने हैं सारे जो एक्ट्स केसेस हैं। ये 1987 वाला याद रखना है। देन 1988 का अगर पूछें तो वो गंगा रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो सीवेज वाटर था वो गंगा रिवर में जा रहा था, तो उसको किस तरीके से रोका जाए, ये उससे केस रिलेटेड है 1988 का। देन आपका 1991 का केस है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, व्हीकल से जो पोल्यूशंस निकलता है ये उससे रिलेटेड है 1991 का केस। देन नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है 1997 का,
ताजमहल को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बचाने के लिए केस था 1997 का। देन आपका 1992 वाला जो केस है वो स्टोन क्रशिंग यूनिट केस के नाम से जाना जाता है। MC मेहता वर्सेस अगर तमिलनाडु आए 1996 का, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। एक आपका इंपॉर्टेंट है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 2000 का ये केस है। इसमें एग्जाम्पलरी डैमेजेस का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पलरी डैमेजेस आए थे और पब्लिक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आई थी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन आई थी। तो अगर ये 3-4 टर्म्स आप कहीं भी दिख जाए, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, तो याद रखना वो केस है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, उसका ईयर है 2000। और लास्ट है आपका 2002 का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो कि दिल्ली में जो व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि CNG जो आपकी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है उसको प्रमोट करने के लिए बोला गया था। तो ये कुछ MC मेहता के इंपॉर्टेंट केसेस थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं इसमें। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो भी इस वीडियो में मैंने कवर करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल